नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम इतिहास, प्रशासन और आंकड़ों के एक भारी भरकम पहाड़ को दुनिया के सबसे आकर्षक क्षेत्रों में से एक के बिल्कुल स्पष्ट नक्शे में बदलने जा रहे हैं। ये विस्तृत विश्लेषण हमें बिहार राज्य के एक संपूर्ण और सुव्यवस्थित सफर पर ले जाएगा। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य आखिर कहाँ बना था? या फिर पूरी गणित की दिशा बदल देने वाले शून्य यानी जीरो का आविष्कार कहाँ हुआ था? कमाल की बात यह है ना कि दुनिया को राह दिखाने वाली इन दोनों ही ऐतिहासिक उपलब्धियों की जड़ें बिल्कुल एक ही भौगोलिक स्थान से जुड़ी हैं। इस राज्य की पूरी कहानी और इसके विकास को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे इसके प्राचीन इतिहास और वैश्विक उपलब्धियों से, फिर बात होगी इसकी संस्कृति और पहचान की। उसके बाद हम इसका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा देखेंगे, फिर यहाँ का भूगोल और जंगल, और आखिर में बात करेंगे इसकी आधुनिक जनसांख्यिकी की। तो चलिए सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी प्राचीन इतिहास और दुनिया को मिली इसकी पहली देन, एक तरह से कहें तो सभ्यता का पालना। अगर हम समय में पीछे जाएं तो स्रोत बताते हैं कि इस जगह की कहानी प्रागैतिहासिक पाषाण युग से ही शुरू हो जाती है। पूर्व पाषाण युग से लेकर मध्य और नव पाषाण युग, और फिर बड़े बदलाव लाने वाले वैदिक और महाजनपद काल तक। मतलब मानव सभ्यता के विकास के हर एक अहम पड़ाव को इस जमीन ने बहुत करीब से देखा है। और जब बात महाजनपद काल की आती है तो ये देखना बेहद दिलचस्प है कि प्राचीन भारत के उन 16 महान साम्राज्यों में से 3 सबसे बड़ी और ताकतवर रियासतें मगध, अंग और वज्जी बिल्कुल यहीं बसी थी। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की चंपा और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। सच कहूं तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्राचीन भारत में अपार शक्ति और बेहतरीन शासन के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। अब जरा इस विश्व में प्रथम वाली सूची पर गौर कीजिए। ये सच में हैरान करने वाला है। वैशाली का दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गणराज्य, आर्यभट्ट का वो गणित जिसने दुनिया को नई राह दिखाई। यहां तक कि सम्राट अशोक, जो इतिहास के पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने हमेशा के लिए हथियार त्याग दिए, और मुंगेर में स्थित दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय, ये सब कुछ सचमुच इसी जमीन की ही देन है। इतिहास की बात हो और धर्म की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये क्षेत्र बड़े बड़े धार्मिक सुधार आंदोलनों की जन्मस्थली भी रहा है। गौतम बुद्ध के जीवन के पूरे सफर को हम इन खास और गहरे प्रतीकों से समझ सकते हैं, जैसे जन्म को दर्शाने के लिए कमल और सांड, घर छोड़ने के लिए घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष या पीपल, और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप। खैर, इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं राज्य की संस्कृति और उसकी पहचान पर। देखते हैं कि इस सदियों पुरानी विरासत आज किन प्रतीकों के रूप में हमारे सामने है। हमारे पास जो स्रोत दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से सांस्कृतिक चिन्हों से भरे पड़े हैं। मैथिली, मगही और भोजपुरी जैसी मीठी क्षेत्रीय बोलियों से लेकर कई ऐतिहासिक स्थलों तक की जानकारी इनमें है। पहली बार देखने में ये सब थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन सच मानिए यही विविधता इस जगह की असली खूबसूरती है। जब हम इस सारी जानकारी को थोड़ा आसान करके देखते हैं तो एक बहुत ही जमीनी पहचान निखरकर सामने आती है। इन आधिकारिक राजकीय प्रतीकों को ही ले लीजिए। राजकीय पशु के रूप में शक्तिशाली बैल और राजकीय पक्षी के रूप में प्यारी सी गौरैया। और हाँ, यहाँ के खान पान और त्योहारों का तो क्या ही कहना। मशहूर लिट्टी चोखा और राज्य का सबसे बड़ा महापर्व छठ, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये सीधे तौर पर यहाँ के लोगों की आत्मा से जुड़े हैं। इतनी गहरी संस्कृति और इतने सारे लोगों को संभालने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी तो चाहिए ना। तो आइए अब राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर नजर डालते हैं। यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इस विशाल राज्य को आज की तारीख में पूरे 38 अलग अलग जिलों में बांटा गया है, और प्रशासन एकदम सही से काम करे इसके लिए इन 38 जिलों को 9 बड़े प्रमंडलों के अंदर रखा गया है, जैसे कि मगध, पटना और तिरहुत। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही व्यवस्थित नेटवर्क है। सरकार चलाने की बात करें तो यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका वजन बहुत भारी है। लोकसभा की पूरी 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें यहीं से आती हैं। वहीं अगर राज्य के अंदर की बात करें तो 243 सीटों वाली एक बहुत बड़ी विधानसभा है, और साथ ही 75 सीटों वाली विधान परिषद भी काम करती है। कुल मिलाकर ये ढांचा पक्का करता है कि इतने बड़े राज्य की राजनीतिक आवाज राष्ट्रीय स्तर पर साफ साफ पहुंचे। चलिए, राजनीति की सरहदों से थोड़ा बाहर निकलकर अब प्रकृति की तरफ चलते हैं। देखते हैं यहाँ का भूगोल, वन्य जीव
और प्राकृतिक परिदृश्य कैसा है। इस पूरे इलाके की भौगोलिक लय मुख्य रूप से मानसून की बारिश और गंगा, कोसी और सोन जैसी विशाल नदियों के बहाव से तय होती है। आप इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां, बीच में बिहार का एक बहुत ही विशाल और उपजाऊ मैदान, और दक्षिण में पठारी इलाका। एक बेहतरीन प्राकृतिक संतुलन देखने को मिलता है। अब जरा पर्यावरण के आंकड़ों पर आते हैं। बिहार वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़े हमें बताते हैं कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 7.84% हिस्सा ही जंगलों से ढका है। इसका सीधा सा मतलब है कि 92% से भी ज्यादा हिस्सा गैर वन क्षेत्र है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है और मानव बस्तियां कितनी ज्यादा घनी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल हर जगह एक जैसे हैं। इसका वितरण काफी अलग-अलग है। आप खुद देखिए, वन आवरण के मामले में कैमूर जिला राज्य में सबसे आगे है, जहां 31% से ज्यादा हिस्सा जंगलों से भरा है। इसके बाद जमुई और नवादा आते हैं। सच में ये इलाके इस पूरे राज्य के प्राकृतिक फेफड़ों की तरह काम करते हैं। और अंत में आइए सीधे जमीनी हकीकत पर चलते हैं, यानी यहाँ की जनसांख्यिकी और आधुनिक आंकड़े जो हमें आज की असलियत बताते हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर हमें देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जरा इसे भारत के राष्ट्रीय औसत से मिलाइए, जो सिर्फ 382 है। जमीन आसमान का फर्क है ना? ये एक अकेला आंकड़ा ही ये समझाने के लिए काफी है कि जमीन पर जगह और संसाधनों को लेकर कितना भारी दबाव है। शिक्षा की बात करें तो स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण नजर आती है। कुल साक्षरता दर 61.8% है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पुरुषों में ये 71.2% है, जबकि महिलाओं में सिर्फ 51.5%। साक्षरता दर के बीच का ये जो बड़ा अंतर है ना, ये भविष्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और सुधार का एक अहम अवसर भी। तो आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा एक बहुत ही सम्मोहक विरोधाभास पर आकर रुकती है। एक ऐसी जगह जिसने दुनिया को पहला गणराज्य दिया, जिसने सच में प्राचीन वैश्विक ज्ञान की नींव रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो अपने इन भारी आधुनिक जनसांख्यिकीय और पर्यावरणीय दबावों के बीच अपने भविष्य का अगला अध्याय आखिर कैसे लिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।